नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। एक आम हाउसिंग सोसाइटी जिसका रजिस्ट्रेशन फर्म या सोसाइटी के माध्यम से होता है और वे जब चाहे नियमों का माखौल उड़ाती है। नियमों को शिथिल कर दिया जाता है मेंबर्स बनाकर उन्हें मकान बेचने के लिए। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड, जो मध्य प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है, अब कुछ इन्हीं की तरह भूमिका निभा रहा है, जो आम आदमियों को नहीं बल्कि सरकार में पदस्थ अधिकारी, विधायकों और सांसदों की तीमारदारी में सारे नियम और कायदों को ताक पर रखकर कार्य कर रहा है। इसके कारनामों की चर्चा विस्तार से करें इससे पहले देखिए इसी तरह का एक और मामला जो कि मुंबई का था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई की बहुमंजिला इमारत आदर्श सोसाइटी की। मुंबई की आदर्श सोसाइटी 31 मंजिला बिल्डिंग। ये इमारत कारगिल युद्ध के शहीदों की विधवाओं के लिए बनाई गई थी, पर शहीदों के हक पर डाका डाल गए नेता और अधिकारी। घोटाले की इस इमारत में फ्लैट की रेवड़ियां खाई कई रसूखदार लोगों ने, वो भी असली कीमत से कई गुना कम में। शहीदों के लिए तैयार किए गए फ्लैट दिलवा दिए अपने चहेतों को। कारगिल शहीदों की याद में बनी आदर्श सोसाइटी बड़े घोटाले में तब्दील हो गई। शहीदों के नाम पर बना 9 करोड़ का फ्लैट नेताओं को दे दिया गया महज 40-50 लाख रुपए में। इसमें बने फ्लैट शहीदों के परिजनों की बजाय राजनेताओं, 2 पूर्व सेना प्रमुखों सहित शीर्ष रक्षा अधिकारियों, नौकरशाहों तथा उनके परिवारों को आवंटित कर दिया गया। इस घोटाले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चौहान का नाम आने के बाद उन्हें अपनी सीएम पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। चौहान ही नहीं, प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, 5 तत्कालीन मंत्रियों के साथ कई नेताओं ने इस घोटाले की इमारत में गलत तरीके से अपना आशियाना बनाया था। नेताओं के साथ साथ 2 पूर्व सेना अध्यक्ष, सेना के कई बड़े अधिकारी और महाराष्ट्र के कई आईएएस और आईपीएस ने भी यहां शहीदों की विधवाओं के फ्लैट अपने नाम पर ले लिए थे। इतना ही नहीं, सीबीआई की जांच में यह पता चला कि आदर्श सोसाइटी से जुड़ी कई फाइलों को भी कई सालों पहले गायब कर दिया गया था। साफ है, फ्लैट के लिए आदर्श सोसाइटी में कई चीजें गैर कानूनी तरीके से नियम के बाहर जाकर की गई। यहाँ शहीदों की विधवाओं की सुध न लेकर हर नेता ने अपना फायदा सोचा। फाइल जितनी टेबल से निकली उतने फ्लैट बुक होते गए और करोड़ों की बेशकीमती जमीन के फ्लैट कौड़ियों के दाम में बस कुछ लाख रुपए में बेच दिए गए। शहीदों की विधवाओं के साथ हुआ बहुत बड़ा धोखा और मलाई खा गए रसूखदार लोग। ये तो था मुंबई का आदर्श सोसाइटी घोटाला। बाद मीडिया में आई, संसद में हंगामा हुआ, सीबीआई जांच में कई खुलासे हो गए। पर ऐसे कई मामले देश के कोने कोने में हैं, जहां गैर कानूनी तरीके से रसूखदार लोग कोटे को छीन लेते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देखिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम संघात, मेरी सहयोगी सुषमा के साथ। टीवी और पेपरों की खबरों में कभी मुंबई आदर्श सोसाइटी का मामला गरमाया रहता था तो कभी भट्टा बरसा था। इन दोनों ही मामलों में सरकार की अहम भूमिका थी, वही आम आदमी के हक को भी तार तार किया गया। आइए देखते हैं तफसील से संघात के इस सफर में।
मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड यानी वो संस्था जिसका नाम सुनते ही कभी लोगों को अपने घर का सपना साकार होते नजर आता था। एमपी हाउसिंग बोर्ड के गठन का मकसद ही निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ते मकान और जमीन उपलब्ध करवाना था, जिसके लिए सरकार बोर्ड को सस्ते दामों पर भूमि मुहैया कराती है। वक्त गुजरा, निजाम बदले और बदलते गए नियम कानून। पहले जो बोर्ड निम्न आय वर्ग के लोगों के मकान के सपने को साकार करता था, वो धीरे धीरे अपर क्लास के बंगले सरकार द्वारा प्राप्त सस्ती जमीनों पर बनाने लगा। बोर्ड यहीं नहीं रुका, वो धीरे धीरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करने लगा। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए बनाए गए बोर्ड का इस्तेमाल रसूखदार और सियासत के सूरमाओं ने किस तरह किया, इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब 29 जुलाई 1994 को आवास एवं पर्यावरण विभाग के एक आदेश क्रमांक 1733/94 के मुताबिक राज्य शासन ने फैसला लिया कि राज्य के ऐसे विधानसभा सदस्य जिनके खुद के या पत्नी या नाबालिग बच्चों के नाम मध्य प्रदेश की किसी नगरपालिका की सीमा के अंदर आवासीय प्लॉट और मकान नहीं हैं, उन्हें मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों अथवा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के द्वारा विकसित आवासीय प्लॉट अथवा मकान प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जाएं। इस आदेश में यह भी स्पष्ट उल्लेख था कि आवास योजना के प्लॉट और मकान के आवंटन में विधानसभा सदस्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए आवेदन करने वाले पात्र विधानसभा सदस्यों की संख्या वांछित श्रेणी के प्लॉट और मकानों की संख्या के 20% कम होने पर सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए ये प्लॉट और मकान विधानसभा सदस्यों को आवंटित किए जाएंगे। 23 दिसंबर 1996 को जारी एक अन्य परिपत्र में प्रदेश के सांसदों को भी इन्हीं शर्तों पर यह सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान जोड़ दिया गया। ये तमाम परिपत्र माननीयों के लिए विशेष तौर पर बनाई गई कॉलोनियों पर भी लागू होते हैं। इसके बाद एक और आदेश पारित किया गया 23 अप्रैल 2007 को, जिसके तहत आवंटन कोटे के निर्धारण में कुछ फेरबदल इस तरह किए गए। अनुसूचित जाति 10%, जिसमें 2% इस वर्ग की महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति 15%, जिसमें 2% इस वर्ग की महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग 6%, जिसमें 1% इस वर्ग की महिलाओं के लिए। मंडल के कर्मचारियों के लिए 2%। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 4%। बुद्धिजीवी, श्रमजीवी पत्रकारों, कलाकारों के लिए 3%। सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2%। माननीय सांसद, विधायकों के लिए 18%। शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 4%। शेष सामान्य वर्ग अनारक्षित 36%, जिसमें 5% इस वर्ग की महिलाओं के लिए रखा गया। एमपी हाउसिंग बोर्ड को सरकार द्वारा कोड़ियों के दाम जमीन मुहैया कराई जाती है, जिससे बनने वाले भवनों व प्लॉट की कीमत एक आम आदमी की पहुंच के बाहर ना जा सके, जिसका लोगों ने लाभ उठाकर हाउसिंग बोर्ड से अलग अलग कोटों में भवन एवं प्लॉटों का आवंटन करवाकर ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। इसकी रोक के लिए बोर्ड द्वारा 10 साल तक प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किंतु राजनीतिक दबाव के कारण इन नियमों को भी शिथिल करते हुए 10 साल के प्रतिबंध को 3 साल और अब 1 साल कर दिया गया, जिसके चलते लोगों को एक और व्यवसाय का रास्ता खुल गया। ये है एमएलए कॉलोनी और नियो एमएलए कॉलोनी जवाहर चौक। भोपाल में विधायकों, सांसदों को औने पौने दामों पर आवास आवंटित किए गए। व्यावसायिक लोकेशन का फायदा उठाते हुए इनके द्वारा अब आवासीय भवनों का उपयोग व्यवसाय के लिए किया जा रहा है।
बहुचर्चित रिवेरा आवासीय योजना में बोर्ड द्वारा जब वर्ष 2003-2004 में ये स्कीम शुरू की गई थी, उस समय ड्यूप्लेक्स की कीमत लगभग 21 लाख और ट्रिप्लेक्स की कीमत 23 लाख तय की गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर क्रमशः 30 और 36 लाख कर दिया गया था, जबकि बोर्ड द्वारा जनप्रतिनिधियों को 20 और 23 लाख रुपए में ही बेचा गया। गौरतलब है कि बोर्ड द्वारा 9 से 13 लाख रुपए तक की राशि या तो बोर्ड ने अन्य वर्ग के हितग्राहियों से वसूली होगी या फिर बोर्ड ने अपने खजाने में से इस घाटे की पूर्ति की होगी। आज रिवेरा आवासीय योजना में एक ड्यूप्लेक्स भवन की कीमत 1 करोड़ और ट्रिप्लेक्स की कीमत 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यानी जिन नेताओं ने इस कॉलोनी में मकान बुक कराए थे, वो मात्र 7 साल में 5 गुना मुनाफे में आ गए। आइए अब मैं आपको बताती हूँ उन सांसदों और विधायकों के नाम जिन्होंने 2 हलफनामे प्रस्तुत किए, एक इलेक्शन कमीशन के समक्ष और दूसरा एमपी हाउसिंग बोर्ड में। आइए देखते हैं सिलसिलेवार। संदीप दीक्षित, सांसद। 4, पूर्व दिल्ली। ये मध्य प्रदेश के बाहर के सांसद हैं। इनके द्वारा ग्रीन मेडोज आवासीय योजना में भवन क्रमांक 6 लोटस विला आवंटित कराया गया है, जबकि इनके खुद के नाम पूर्व से ही मकान है। सुनील जायसवाल, विधायक नरसिंहपुर द्वारा टाइप ए प्रथम तल महादेव कीलन देव आवासीय योजना में भवन आवंटित कराया गया। गृह क्षेत्र कंदेली में एक भवन रामवाड़ और दूसरा नजूल नगर में है, जिसका प्लॉट नंबर 29/7 है और तीसरा भी कंदेली में प्लॉट नंबर 8/7 है। अरविंद सिंह भदौरिया, टाइप ए 5वीं मंजिल महादेव कीलन देव आवासीय योजना में भवन आवंटित कराया गया, जबकि इनके खुद के नाम पर मकान गृह क्षेत्र में अटेर जिला वार्ड नंबर 19 मीरा कॉलोनी में स्थित है। विजयपाल सिंह, टाइप A1 द्वितीय तल महादेव कीलन देव आवासीय योजना में भवन आवंटित कराया गया, जबकि इनके खुद के नाम पर गृह क्षेत्र होशंगाबाद में जनकपुरी वार्ड नंबर 11 में दूसरा व्यवसायिक भवन होटल भाग्यश्री का है, जिसमें 17% का अंश विधायक महोदय का है। एनपी प्रजापति, टाइप A2 तीसरी मंजिल महादेव कीलन देव आवासीय योजना में भवन आवंटित कराया गया, जबकि इनके खुद के नाम पर गृह क्षेत्र गोटेगांव जिला नरसिंहपुर वार्ड नंबर 6 नजूल नगर कंदेली, दूसरा भवन कामत वार्ड नजूल नगर कंदेली शीट नंबर 11 प्लॉट नंबर 14 है। अलकेश आर्य, टाइप F चौथी मंजिल महादेव कीलन देव आवासीय योजना में भवन आवंटित कराया गया, जबकि इनके खुद के नाम पर गृह क्षेत्र में मकान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 30 नंबर टैगोर वार्ड में स्थित है। दूसरा मकान रामनगर वार्ड बैतूल में है। देवराज सिंह, टाइप C1 चौथी मंजिल महादेव कीलन देव आवासीय योजना में भवन आवंटित कराया गया, जबकि इनके खुद के नाम पर गृह क्षेत्र में मकान ग्राम सुमंदा पोस्ट बिहेरा, दूसरा नेहरू नगर रीवा और मैहर में दुकान है। ये तो थे चंद विधायक जिन्होंने नियमों की देखी और अनदेखी करते हुए मौके का पूरा फायदा उठाया।
श्रीमती सुमित्रा महाजन ने तो एक नहीं दो मकान कीलन देव टावर्स में बुक करा लिए। इनके गृह क्षेत्र में कमर्शियल कम रेसिडेंशियल 1/2 90B नंदलालपुरा मेन रोड इंदौर। दूसरा मकान रेसिडेंशियल प्लॉट नंबर 75 मनीषपुरी चंद्रलोक एक्सटेंशन साकेत के पास इंदौर। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक गुरुचरण सिंह द्वारा मेडोस में 2 फ्लैट और 1 फ्लैट रिवेरा में बुक करा लिए गए। अगर इनकी व इनकी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी की फहरिस्त गिनाई जाए तो आप हैरान रह जाएंगे। इनके पास कुछ संपत्ति विदिशा के अलावा भोपाल, चंडीगढ़ समेत कई जगहों पर है। जब एक आम आदमी हाउसिंग बोर्ड के रेसिडेंशियल और कमर्शियल भवनों को बुक कराता है तो उसके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। इन दस्तावेजों को कई कठिन परीक्षणों से गुजरना होता है। आइए देखते हैं क्या है वो दस्तावेज। हाउसिंग बोर्ड में प्लॉट या भवन बुक कराने के लिए आपको इन दस्तावेजों की जरूरत होगी। आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और सबसे महत्वपूर्ण होता है एफिडेविट, जिसमें लिखा रहता है कि मेरे पति, पत्नी, पुत्र व पुत्री के नाम कोई भी मकान नहीं है। जाहिर है उपरोक्त दस्तावेज आम से खास तक सबको प्रस्तुत करना होता है। कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में भवनों का अलॉटमेंट नहीं किया जाता और यदि गलत हलफनामा प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर 420 का मामला दर्ज किया जाता है। आप भी देखिए इस पर क्या कहना है कानूनविद का। इलेक्शन कमीशन को जो ब्यौरा दिया है उसमें अगर उनका एक मकान है और हाउसिंग बोर्ड में अगर उन्होंने शपथ पत्र लगाया है कि उनका कोई मकान नहीं है तो अपराध है। अगर हाउसिंग बोर्ड में ये एफिडेविट का एक प्रोफार्मा है कि आपकी पत्नी, आपके नाबालिग पुत्र पुत्री के नाम अगर कोई मकान है तो आप बताइए, और आप अगर ये एफिडेविट देते हैं कि हमारे पत्नी और नाबालिग पुत्र पुत्री के नाम कोई मकान नहीं है तो ये झूठा शपथ पत्र देने पर धारा 193 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत कार्रवाई होगी। 192, 193। हाँ, वो नगर पालिका क्षेत्र के लिए प्रतिबंधित है कि नगर पालिका क्षेत्र में यदि उनके पास एक पहले से है आरक्षित वर्ग की क्रय की हुई तो वो फिर आरक्षित वर्ग में नहीं ले सकता है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर ये तो थी कानून की बात। अब देखिए इस मसले पर क्या कहना है नेताओं का और उनकी पार्टियों के वरिष्ठ पदाधिकारियों का। इसी योजना के तहत विधानसभा अध्यक्ष ने उसको योजना के तहत दिया है, वो किसी हाउसिंग या इस तरह की मामला नहीं, एक सभी को दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता तो मैं उसे गलत मानता। उसमें नियम था आवास नीति में कि उन्हें जिनका घर मध्य प्रदेश में कोई भूखंड नहीं है उन्हीं को देना है, जबकि उनका नया स्थान पे मकान बना हुआ उनका भूखंड भोपाल में भी है। दूसरा, वो झूठा शपथ पत्र देके आज कई बड़े बड़े फ्लैट करोड़ों रुपए के हड़प लिए उन्होंने। भाजपा के हर एमएलए को, हर एमपी को दे दिया और गरीब आदमी की जो झोपड़ी में बैठा था बेचारा, उस आदमी की झोपड़ी तोड़ दी, उसको वहां से हटा दिया और उनको इनाम दिए 3-3 करोड़ 2-2 करोड़ का फ्लैट। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं चुकती, हर मोड़ पे वो सारा कब्जा करना चाहती है। इसमें कांग्रेस आरोप लगा रही है, ये तो गलत लगा रही है कि 2-2 लोग एक आदमी को 2-2 गए दिए गए, ये तो कांग्रेस का आरोप निराधार है। सवाल यहाँ ये उठता है कि नियम कानून में शिथिलता, बदलाव किस हद तक, किसकी हद में है? क्या हाउसिंग बोर्ड सक्षम है कि वह नियमों व कानून को अपने हाथ में ले सके? कैमरामैन आशीष के साथ तरुण गुप्ता, बंसल न्यूज, भोपाल। देखा आपने नेताओं द्वारा निर्वाचन आयोग में प्रस्तुत किए गए रेसिडेंशियल और कमर्शियल भवनों की जानकारी से संबंधित हलफनामे पर किस तरह के आरोप प्रत्यारोप और बचाव में बयान दिए जा रहे हैं। यही हलफनामा यदि आम आदमी द्वारा प्रस्तुत किया गया होता तो शायद वो अभी सलाखों के पीछे होता या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा होता।